हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मलिटी हम लास्ट लेक्चर में जो है वो मोलालिटी कवर कर चुके हैं। मोलालिटी भी जो है वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में जो है वो क्या पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मलिटी भी थोड़ा सा लिंक करता है किससे, मोलारिटी से। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मलिटी की अगर हम डेफिनेशन बोलें, ठीक है, हमने जब मोलारिटी पढ़ा था तो हम क्या करते थे, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर क्या करते थे, मोल्स ऑफ सोल्यूट पता करते थे। पर हम क्या करेंगे, जब नॉर्मलिटी हमको कैलकुलेट करना होता है तो नॉर्मलिटी की कंडीशन में हम क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं किसके, सोल्यूट के। तो नॉर्मलिटी की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute in 1 liter of solution। ठीक है, तो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो उस सॉल्यूशन की क्या कहलाती है बेटा, नॉर्मलिटी जो है वो कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब इस नॉर्मलिटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, कैपिटल एन से जो है वो नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फॉर्मूला इसका लिखते हैं, नॉर्मलिटी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसको और एक्सटेंड करते हैं। तो ये आपका हो गया, नॉर्मलिटी के लिए हमने एन लिख दिया है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो सॉल्यूट के, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है वो अपन ने ले लिया सॉल्यूशन का। ठीक, तो अब जब भी क्या होता है कि हम सॉल्यूशन को जो है वो लीटर में, या वॉल्यूम जो होता है उसको अगर हम ml में दे रखा है उसको लीटर में कन्वर्ट करते तो 1000 से डिवाइड करते हैं, और ये जो 1000 है वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये एक जनरल फार्मूला है किसका, नॉर्मलिटी का। पर क्या होता है कि जब हमको ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होता है, इसकी भी प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो होता है आपका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अगर हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट को जो है वेट को हम किससे डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे। अब ये है कि बेटा हमको इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है तो उसका भी एक अलग फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से इस फॉर्मूले को पूरा जो है वो बनाते हैं। ठीक है, देखिए, तो नॉर्मलिटी जो है विच इज इक्वल टू, अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट अगर सॉल्यूट का बोला है तो वो क्या हो जाएगा आपका, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख देंगे, ये क्या हो गया आपका, वेट सॉल्यूट का, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट का इंटू हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, एक ये बना। अब क्या है कि हम एक इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू रखेंगे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो आपका नॉर्मलिटी का फॉर्मूला फाइनल क्या बनेगा, WB अपॉन MB, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट क्या था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ऊपर न्यूमरेटर में कर दो, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं वैलेंसी फैक्टर। ठीक, ये एक फाइनल फॉर्मूला बना। ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक सुपर ट्रिक है कि जनरली हमने जब मोलारिटी का फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, WB डिवाइडेड बाय MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, सिर्फ वैलेंसी फैक्टर जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा है, बाकी ये पूरा जो फॉर्मूला है वो किसका है, मोलारिटी का है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको तो यहाँ से नॉर्मलिटी विच इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर।
ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फाइनल रिलेशन बनता है किसके बीच में, ये रिलेशन है नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा आपका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपका जो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या है, इसको कैसे निकालते हैं हम वो समझते हैं। ठीक है, क्या सीखते हैं हम अभी वैलेंसी फैक्टर निकालना सीखते हैं। जनरली 3 तरीके से निकाल सकते हैं वैलेंसी फैक्टर। देखो, पहला कंडीशन, दूसरी कंडीशन और थर्ड कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर मान लो आपको कोई आयन दे रखा है, जैसे Mg+2 दे रखा है, Al+3 दे रखा है, Ca+2 दे रखा है, तो ये जो हमको आयन दे रखे हैं और आयन के ऊपर जितना चार्ज होता है वो क्या होता है आपका वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर के साथ जितना चार्ज ऑन आयन, क्या लिख सकते हैं हम, चार्ज ऑन आयन, जितना आयन पर चार्ज है वही क्या है बेटा आपका वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वैलेंसी फैक्टर निकालने का, या तो अगर एसिड है तो एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा बेटा, वैलेंसी फैक्टर एसिड का क्या होगा, H+ जितना देगा, मतलब जितना एसिड जो है वो जितना H+ डोनेट करेगा उसके बराबर क्या होगा वैलेंसी फैक्टर। जैसे HCl है, HCl का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 1, क्योंकि ये एक जो है वो H+ आयन देगा। और अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, तो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2, क्योंकि वो 2 H+ आयन देगा। ठीक, अगर कंडीशन हो बेस दे रखा हो आपको, क्या दे रखा हो कोई बेस, जैसे NaOH, ठीक है, या MgOH होल ट्वाइस, तो एसिड के कंडीशन में वैलेंसी फैक्टर क्या होता था, जितना H+ आयन डोनेट कर रहा है कोई एसिड वो वैलेंसी फैक्टर होता था। और बेसिस के कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई बेस जो है वो जितना OH नेगेटिव आयन दे रहा है वो उसका वैलेंसी फैक्टर उतना होता है। क्लियर? ठीक है, तो लास्ट कंडीशन होती है कि अगर कोई चार्ज में डिफरेंस आ रहा है, जैसे मान लो कि आपका मैग्नीज है MnO4 नेगेटिव, ठीक है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 है। अगर ये जो है वो MnO2 में जा रहा है तो इस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ रहा है बेटा, चेंज आ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा, उतना वैलेंसी फैक्टर होता है। तो 3 कंडीशन है जिससे हम क्या पता कर सकते हैं, वैलेंसी फैक्टर जो है वो पता